तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 16 अक्टूबर 2022 के सेकंड शिफ्ट का यूपी ट्रिपल एससी पैट का सबसे सटीक और सबसे पहले संपूर्ण हल सहित आंसर की। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो वाशिंग सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? आपको बताना है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों में से इनमें से कौन सा रंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सफेद रंग, नारंगी, बैगनी या नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सफेद रंग। चलिए चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 6.25 माइनस 2.23 इंटू 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987। आपको इसको सॉल्व करके पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.57। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.57। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए की बचत की थी? आपको बताना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए की बचत की थी उसने। तो इसका उत्तर आपको बताना है 60,000, 80,000, 45,000 या 20,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60,000। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है 24, 23, 18 या 25। आपको औसत निकालना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो इसको 7 संख्याएं मान लेंगे हम। x, दूसरी संख्या हो जाएगी x+1। ऐसे ही हम इसको मानते जाएंगे तो ये आ जाएगा x+6 तक, और बटे 7 औसत निकालेंगे तो, और इससे x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू को पुट कर देंगे। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो x+6 का मान पूछा है, x की वैल्यू आएगी 17। उसको इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 + 6 और ये आ जाएगा 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, यह आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ओजोन होल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इनमें से कोई नहीं। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की वृद्धि से, या ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो ओजोन परत पाई ही नहीं जाती। और ओजोन परत की घनत्व में वृद्धि आपका ओजोन होल नहीं कहलाती, आपका ओजोन होल कहलाती है मोटाई में कमी। जब ओजोन की परत की मोटाई में कमी आ जाती है तो उसको हम ओजोन होल कहते हैं, और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9,
पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश से, मिट्टी से, क्लोरोफिल से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है पौधे मुख्यतः अपना भोजन पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईस, धराधन ईस और धरधन ईस, और चौथा ऑप्शन है धराधन अस। तो आपको धरेश का संधि विच्छेद बताना है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, धराधन ईस। बड़ी की मात्रा आएगी इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। संस्कृत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है? दसन या दर्शन, दमन या दामन, भौरा सखी, कंधा हिस्सा। तो अली अली का सही अर्थ हो जाएगा भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर 3 सी। अली का मतलब हो गया भौरा और अली का मतलब हो गया सखी। क्वेश्चन नंबर 12, नागर का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। देवनागरी, चतुर, ढोल, नगर। तो आपका देवनागरी तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर। क्वेश्चन नंबर 13, सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ, विरक्त, संतापी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कोलू का बैल होना, इसका अर्थ बताना है आपको। मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या बुरी तरह काम में लगे रहना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। कोलू का बैल होने का मतलब है बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको सरल करना है, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपका कई तरीके से हो जाएगा। ये 76 प्लस 84 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर अपॉन 76 इंटू 84। तो आप इसमें या तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। उससे आपका ऊपर का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4ab, और नीचे आपका ये बन जाएगा ए बी, जिससे ए बी से ए बी कट जाएगा और 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका बिल्कुल सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देख लेना है। पहले तो 9 है, 9 को 2 भागों में बांट लेंगे। ये हो गया 5 प्लस 4। ठीक है, तो इसका जब रूट करेंगे तो ये रूट 5 हो जाएगा और ये रूट 4, और ये रूट 4 जो है वो 2 में बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रूट 5 प्लस 2। तो जहां पे भी 2 है और रूट 5 है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 2 प्लस रूट 5। अब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसमें हम पैराग्राफ पढ़ें। गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वाज नो फन। जॉयज पेरेंट दो इट would be a good idea to send him there instead of a public school because he would get distracted by girls, as his mom would say once during his 3rd year. Joy begged his mom to let him to go to public school. I just want to be normal, he would tell her. I want to meet girls. I don't want to be worried. But his word always fell on deaf ear. Mom always said that Joy had.
ये आपका पैराग्राफ बहुत बड़ा है, हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, जॉय की माँ उसको स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? जॉय वुड गेट द कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड, या फिर सेकंड ऑप्शन है जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, थर्ड सी ऑप्शन है पब्लिक स्कूल टीचर आर स्ट्रिक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पब्लिक स्कूल टीचिंग इज कॉस्टली। तो जॉय की माँ उसको क्यों नहीं भेजना चाहती थी स्कूल? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। इसमें आपका सीधा सीधा आपका यहां से पूछा हुआ है, ये पैराग्राफ से सीधा का सीधा उठा लिया गया है, कहीं पे भी नहीं जाना। ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, यहां से लिया गया है ये पूरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड जॉय मीट्स कार्मन, कार्मन लड़की थी जो उसको कहां मिली थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केट। ये भी आपका सीधा सीधा पैराग्राफ से उठा लिया गया है। ये हो गया आपका कार्बन बाज हाइडिंग हिम, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्केट, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ रैंडम, आपको रैंडम का सिनोनियम बताना है, गार्ड, एक्सीडेंटल, सोवर या एग्जामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सीडेंटल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, रैंडम का सिनोनियम होगा एक्सीडेंटल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, फाल्गुनी की ओर से इसको इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपको सही आंसर बताना है इसमें। इसका सही ऑप्शन होगा भतीजी, मामी, दादी या ससुर की बहन। तो फाल्गुनी की ओर हार्दिक ने इशारा किया और बताया कि ये इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो इससे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ससुर की बहन। रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। आपको बताना है इन चारों में से असंगत कौन है, 4225, 4125 या 3025, 1225। तो आपके ये वर्ग हैं, आपको पहचानना है इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखो 1225 ये आपका हो जाएगा 35 का वर्ग, और 3025 3025 ये हो जाएगा आपका 55 का वर्ग, और 4225 ये हो जाएगा आपका 65 का वर्ग। लेकिन ऑप्शन नंबर बी 4125 ये आपका किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4125। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको 8:20, जब घड़ी में 8:20 हो रहा है तब आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने का कोण बनेगा, 122 डिग्री, 149 डिग्री या 190 डिग्री, 130 डिग्री, 130 डिग्री। इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे, आपको पता होगा फॉर्मूला कौन सा लगता है इसमें, 11 मिनट अपॉन 2 माइनस 30 इंटू हावर। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सही आंसर आ जाएगा 130, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 130। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ ब्यूटीफुल। आपको ब्यूटीफुल का करेक्ट एंटोनियम बताना है, एक्सेप्ट, प्रॉस्पेरिटी, अगली या कंपैशनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल का एंटोनियम होगा अगली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ
पर्टिकुलर फूड। आपको बताना है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ द डाइवर्जन, कांग्रेशन या फिर एलर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी। सेंसिटिव टू द एक्शन टू ऑफ अ पर्टिकुलर फूड इक्वल टू एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से निम्नलिखित प्रश्नों में से दो कथन दिए गए हैं, आपको कथन और निष्कर्ष में से सही आंसर बताना है। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। इसका निष्कर्ष है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं या सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ये आपका तीसरा जो क्वेश्चन आंसर है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बताना है हमें, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 यदि स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, XPOEFS। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 खाली जगह। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। किसने की है? इनमें से कोई नहीं, यूएई, रूस, कनाडा। तो ईंधन की आपूर्ति की है। अभी फिलहाल में चर्चा में रहा आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। पहले स्थान पर रहा है आपका उड़ीसा, खाद्य सुरक्षा में पहले स्थान पर रहा है आपका उड़ीसा और दूसरे स्थान पर रहा है यूपी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन से देश को ITU2 ग्रुपिंग से संबंधित है? ITU2 ग्रुपिंग से संबंधित है भारत, ईरान, यूके, यूएस या भारत, आयरलैंड, यूके, यूएस, भारत, इटली, यूके, यूएई, यूएस या भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। I2 का मतलब हो गया भारत, इजराइल और U2 का मतलब हो गया यूएई और यूएसए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भारत तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस देश की सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या है? कनाडा, ब्राजील, रूस या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या है? यूरेनियम के खनन भंडार कहां पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान में यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? असम, पंजाब, नागालैंड या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, किस में की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? समाज सेवा, लोक प्रशासन या बैंकिंग? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लोक प्रशासन। राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार ये आपके प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की याद में दिया जाता है। ये किससे संबंधित है? लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, प्रथम अमृत सरोवर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपका अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? आपको बताना है कि भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश जो कि द्वीप भी हैं और पड़ोसी भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मालदीव म्यांमार, दूसरा है श्रीलंका मालदीव, तीसरा है लक्षद्वीप श्रीलंका, चौथा है सेशल्स और ऑस्ट्रेलिया। तो देखो लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर सी, ये आपका देश नहीं राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, इसलिए ये कट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ये आपके पड़ोसी देश नहीं है। अब आपके बचे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार आपका द्वीप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। श्रीलंका और मालदीव दोनों पड़ोसी देश भी हैं भारत के और द्वीप भी हैं, तो श्रीलंका और मालदीव बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी आपको बतानी है माले, मास्को, मस्कट या मनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्कट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? आपको बताना है वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना किसने शुरू की है? SBI लाइफ इंश्योरेंस या HDFC एर्गो, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस या ICICI लैम्बार्ड? आपको सही आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर सी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको पता है मास्टर कार्ड अभी हमारे इंडिया में बैन चल रहा है क्योंकि इसका सर्वर जो है वो आपका इंडिया में नहीं है, इसलिए इस पे बैन चल रहा है। वीजा, रुपए आपके पास भी होंगे ATM कार्ड, लेकिन ये सुविधा जो दी गई है ऑफलाइन UPI की वो दी गई है एस मनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका एस मनी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अगस्त, 1 मई, 12 दिसंबर या 15 अप्रैल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? सफेद शहर किसको कहा जाता है आपको पता है? पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। ठीक है, अजमेर में आपका ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है और आपका अजमेर का मेला बहुत फेमस है, पशु मेला। बीकानेर, उदयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर आपका सफेद शहर, व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? पुडुचेरी, आइजोल, करवत्ती, दमन। आपको पता है पुडुचेरी की राजधानी है और दमन एंड दीव की राजधानी है। करवत्ती आपको पता है लक्षद्वीप की राजधानी है। आइजोल आपका बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइजोल इनमें से किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश महावलंकर,
अय्यगार और हुकम सिंह के.एस. हेगड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? आपको बताना है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 44। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। जब देश की राष्ट्रीय आय मापी जाती है तो इनमें से किसका ध्यान रखा जाता है? देश के वन का क्षेत्र का विनाश, प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि, देश के कुल वन क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण की हानि को ध्यान में रखते हुए जीडीपी का आकलन किया जाता है, राष्ट्रीय आय मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु, मेघालय, असम या मणिपुर? इसका सही आंसर बताना है आपको। संगाई महोत्सव किस में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। मणिपुर में संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। बिहू महोत्सव असम में, बिहू महोत्सव असम में। क्वेश्चन नंबर 46। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसमें से कौन सा खेल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेनिस? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया था। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी का पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है सही आंसर। 47। निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसमें से सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर बताना है आपको। आजादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वायदे करते थे, या आजादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजनीति में आते थे? ऑप्शन नंबर सी है आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, या ऑप्शन नंबर डी आजादी से पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे? तो आपको पैराग्राफ को देखकर सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। लेकिन ये कब की बात कर रहा है? आजादी से पूर्व की बात कर रहा है, आजकल के नेताओं की बात नहीं कर रहा है। ये आजादी से पूर्व के नेताओं की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48। ये नेता येन केन प्राकेन साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही उत्तर कौन सा है? जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, देश की उन्नति या राष्ट्र की निश्चल सेवा? तो आजकल के नेता राष्ट्र की निश्चल सेवा तो करते ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल आंसर गलत हो गया आपका। देश की उन्नति कहाँ? पहले अपनी उन्नति चाहते हैं वो। महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, ये तो उनका काम है ही है, लेकिन फिर भी आपको तर्कयुक्त सही उत्तर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। भाई चुने तो वोटों से ही जाएंगे, तो इनका सबसे बड़ा गंतव्य कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 49। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, या गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तगड़म करते हैं, या चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं? ऑप्शन नंबर डी गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं। 49 का सही आंसर क्या होगा?
चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 49 का सी। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं, जैसे कि केजरीवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे, इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो लोग पढ़ें। जो कह दें मान लें, जीत जाएं, फिर उसके बाद अपना अय्याशी करें। क्वेश्चन नंबर 51। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? स्वार्थ सिद्ध के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, या देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना। नई पार्टी के विचारों से नेताओं के विचारों का मेल खाना, नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाना। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, किसी का भला नहीं करना चाहते ये लोग। क्वेश्चन नंबर 52, दूसरा पैराग्राफ हिंदी का, उसके आंसर बताने हैं आपको। 52, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए, या हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए, तभी तो हम अपने जीवन में आकर्षित हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? सुबह उठकर चींटियों को आटा और चीनी खिलाने से, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर, लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा, या शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर, ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखाकर। तो देखो सबसे तर्कयुक्त उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर, लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा ही हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाववाचक भाव रचनात्मक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि और आत्मविश्वास, ये आपके भाव रचनात्मक हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हमारा जीवन कब निराश के अंधकार में से भर जाता है? जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, जब हम आशा, उत्फुल्लता या प्रसन्नता, मुस्कान, रचनात्मक भावों में खोए रहते हैं, जब हम क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों से दूर रहते हैं, तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से कब भर जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम परिश्रम के स्थान पर चतुराई का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, या जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते हैं, या जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा को से ओतप्रोत होते हैं, या फिर जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 से 61 तक आपकी ग्राफ दी गई है, उसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसमें आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं और बच्चों के नाम दे रखे हैं, किस सब्जेक्ट में किस बच्चे की कितनी परसेंट आई है। तो इतिहास में 150 नंबर में से आपके कितने नंबर आए जिससे 65% बन गई है अंकित की। तो आपकी ये परसेंटेज में दे रखा है, 40 में से 80% आए हैं, कंप्यूटर में 90,
70, 60, 80 ये कंप्यूटर के नंबर दे रखे हैं, तो आपको इनके ग्राफ के ऊपर सही आंसर बताने हैं। 57 अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? सभी 7 छात्रों द्वारा अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी आपका हो गया, अंग्रेजी ये वाली लाइन 50, 85, 70, 65, 90, 80, 80 इनमें से आपको बताना है कि औसत अंक कितने मिले हैं, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका 57 अंक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 57 अंक। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में या इतिहास में? तो आपको सही बताना है कि किस विषय में न्यूनतम प्रतिशत है उसके, तो ये है आपके गणित में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? 83%, 78% या 71%? 59 का सही आंसर बताना है आपको। 83%, 78% या फिर 71 या 55? इसका सही आंसर हो जाएगा 78%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 60। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 या 2, 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 छात्र ऐसे हैं जिनके 60% या 60% से अधिक नंबर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 442, 442। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है 442। क्वेश्चन नंबर 62 पिछले वर्षों में किस प्रकार, सॉरी इसका ये नया ग्राफ दिया हुआ है आपका, जिसमें 62 से लेके 66 तक के नंबर हैं। कार के प्रकार दे रखे हैं ABCD, 5 प्रकार की कार हैं और 2016 से लेके 2021 तक का इनका उत्पादन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा है पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है? ए में या बी या डी में? तो 62 का सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वृद्धि, लगातार वृद्धि किसी में नहीं हुई है। ए में आपका यहाँ पे जाके कमी हो गई है 230, और बी में जो है 220 से 215 हो गया, और ये 228 से 212 हो गया, और ये आपका 220 से 120 हो गया, और ये आपका 218 से 125 हो गया। सभी में कमी ज़्यादा हो रही है, सतत वृद्धि किसी में नहीं हो रही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा कार किसमें मिली है, किसमें निर्मित हुई है? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए की कार में, ए टाइप की कारों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी? इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 14.5, 12.63 या 10.87 या 9.80। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.87। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 वर्ष 2016 में कार ई के उत्पादन में और वर्ष 2019
कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है? तो आपको बताना है ई का उत्पादन बी के उत्पादन का कितना परसेंटेज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53.5% या 61.7% या 86.95% या 47.23%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53.5%। क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? आपको बताना है कार डी के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 4.356% या फिर 8.63%। इसका सही आंसर हो जाएगा 4.35। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 4.35% की कमी हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें लागत के बारे में पाई चार्ट दिया हुआ है। संवर्धन लागत, कागज लागत, मुद्रण लागत, जल्दसाजी लागत, रॉयल्टी, परिवहन लागत। इस पर 67 क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी? 44.25 या 40, 46.67 या 45। आपको इसका सही आंसर बताना है। 67 का सही आंसर हो जाएगा 40 रुपये। 40 रुपये की लागत आएगी। 68 क्वेश्चन नंबर 68, 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? 395, 390 या 385.5 या 387.02। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 387.02। इसको जब सॉल्व करेंगे सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 387.02। क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? 20%, 15%, 10% या 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। क्वेश्चन नंबर 17, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? इसमें बताना है कितनी रॉयल्टी देनी होगी आपको। तो ऑप्शन नंबर बी 16,480 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का परीक्षण कोण क्या है? 8 डिग्री, 25 डिग्री, 12 डिग्री, 18 डिग्री। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? संवर्धन लागत आपकी 5% दे रखी है, तो आप कोण निकाल देंगे 360 इंटू 5%। इसका 5%, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 2 18। ये इसका 18 डिग्री सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 से 76, इसमें भी आपका एक ग्राफ दे रखा है। रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 72, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 5 करोड़ रुपए था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? 450 करोड़, 420 करोड़, 250 करोड़ या 200 करोड़। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, या 72 का सही आंसर क्या होगा? 72 का सही आंसर बताना है आपको 450 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है 450 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो आपको बताना है किस वर्ष के अनुपातिक अल्पतम थे। ऑप्शन नंबर ए 2005, 2004 या 2003 या 2002 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003 के
आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 4 वर्षों में, 3 वर्षों में, 2 वर्षों में या 1 वर्ष में? इसका सही आंसर बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 4 वर्षों में। 4 वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 82, 67, 56 या डेटा अपर्याप्त? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर इन चारों ही ऑप्शन में से एक भी नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेटा अपर्याप्त। 75 का आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 76, क्वेश्चन नंबर 76, यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपए 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था 275, 310 या 325 या 360 करोड़? इसका सही आंसर हो जाएगा 325 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 325 करोड़। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस शासक ने के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है? इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, दिल्ली सल्तनत के बारे में है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? लोधी वंश ने, सैयद वंश ने या तुगलक वंश या खिलजी वंश ने? तो सबसे कम अवधि तक बताना है आपको, सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया था इनमें से? तो खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 79, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, तो कैसे लिया था अवध को कब्जे में ब्रिटिश सरकार के लिए? इसमें आपने युद्ध छेड़कर, राज्य में अर्थव्यवस्था अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से या सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन जो है सहायक गठबंधन की नीति से भी है, सही हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। नागपट्टनम, महास्थालनगढ़ या सिकंदरिया या लोथल? आपको कई बार पढ़ाया गया, ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल में एक बंदरगाह पाया जाता था, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम था लोथल। क्वेश्चन नंबर 81, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा या कर्म? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इनका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा बिल्कुल सही आंसर होगा, अहिंसा। 82, क्वेश्चन नंबर 82, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था खिलाफत समिति का गठन? ऑप्शन नंबर डी 1919 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? 6, 5, 7? आपको बताना है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ और कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी 1935 के अनुसार? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी को 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? बागान के श्रमिकों द्वारा, किसानों द्वारा, जमींदारों द्वारा या सिपाहियों द्वारा? आपको पता है सिपाहियों द्वारा। जब कारतूस में चर्बी वाले कारतूस तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, जब से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी सिपाहियों के द्वारा। फिर सिपाही जो है दिल्ली पहुंच गए थे, धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया।
क्वेश्चन नंबर 85, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। आपको बताना है कब तिरंगा झंडे को लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, स्वदेशी आंदोलन के तहत, या दांडी मार्च के तहत, या खिलाफत आंदोलन के तहत। बंगाल में तिरंगा झंडा को लाल, पीला और हरा कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन के तहत बंगाल में तिरंगा झंडा को लाल, हरा और पीला किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? मैंगो सावर, लू, व्यापारिक पवन या काल बैसाखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लू। लू लपट गर्मियों में लगती है ना, लू लपट, तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की मानक यामोत्तर रेखा, आपको बताना है भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी थी? 83 डिग्री है 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितनी होती है? 82.5 डिग्री। इसी को हम लिखेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके तहत चलाया गया था, कब चलाया गया था? बेवेल प्लान के बाद, या साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद, या क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद, या कैबिनेट मिशन प्लान के बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पंचमुखी, गुरु शिखर, अनामुड़ी या डोडा बेटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 90, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? एलएनजी, एलपीजी, पीएनजी या सीएनजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी गैस नहीं है, ये मॉडल का नाम है। गैस भी होती है एलपीजी, और ये मॉडल का भी नाम एलपीजी के नाम से था, लिबराइजेशन वगैरह था ना इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी सही आंसर हो जाएगा। 91, क्वेश्चन नंबर 91, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने % प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 51%, 51% अगर सरकार का भाग इसमें हो तो कंपनी सरकारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य रणतीर्थ स्थान अवस्थित है? मुरादाबाद, सीतापुर, बलिया, अयोध्या? आपको बताना नैमिषारण्य किस स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतापुर। ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कामेत, K10 या नंदा देवी या कंचनजंगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93 का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है कंचनजंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा में भंडार में संकट, या भारतीय रुपये का मूल्यह्रास? तो 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा
इनमें से सभी समस्याओं पर ध्यान दिया गया था, आर्थिक नीति की असफलता पे भी और विदेशी मुद्रा के भंडार के संकट में भी, और भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा था उस पर भी ध्यान दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सभी। क्वेश्चन नंबर 95, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो आपको बताना है हॉलमार्क, जो हॉलमार्क यूज होता है वो इनमें से किसके लिए यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं, जेवर या कृषि उत्पाद? तो हॉलमार्क का यूज हम करते हैं जेवर के लिए। जेवर हॉलमार्क वाले ही लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड बिल्कुल सही आंसर है इसका। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? अनुसूची 4 का क, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 का क? तो मौलिक कर्तव्य किसमें है आपके? 51 का में, 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारत, तो इसका हो जाएगा भाग 4 क, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के क में। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद का संविधान या भारत के राष्ट्रपति के बारे में? तो अनुच्छेद 343 आपने पढ़ा होगा, संघ की राजभाषा, इसमें राजभाषा के बारे में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, संघ की राजभाषा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 110? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? समाजवाद, गांधीवाद या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार? इनमें से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100 का सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहीं आप आज की हम वीडियो समाप्त करते हैं, और ये रहा आपका पैट का पूरा सॉल्यूशन, सबसे सटीक और सबसे पहले। तो नमस्कार साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एबी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। समय समय पर परीक्षा संबंधी जानकारी और प्रश्नों के लिए हमारे चैनल एबी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।